हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर के लिए जो जीके का सीरीज चल रहा था उसका पार्ट थर्ड लेकर आए हैं हम। ठीक। और इस पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था कि भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी, यानी उनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उनका नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी थी। नेक्स्ट है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। आपको बताना है कि जो मानव शरीर है यानी ह्यूमन बॉडी है उसकी सबसे लंबी हड्डी बताना है कौन सी है। आपका फर्स्ट ऑप्शन में है रेडियस, सेकेंड में है अल्ना, थर्ड में है टिबिया एंड फोर्थ में है फीमर। तो जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो, यानी जो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है, वो आपको फीमर हो जाएगा, यानी जांघ की हड्डी को कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है सेकंड नंबर है काराकोरम दर्रा किस राज्य में है। ठीक। काराकोरम दर्रा किस राज्य में है आपको बताना है कि दर्रा को इंग्लिश में पास बोलते हैं। ठीक। पास यानी दर्रा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है राजस्थान, सेकंड में है जम्मू कश्मीर, थर्ड में है हिमाचल प्रदेश एंड फोर्थ में है मणिपुर। बेसिकली ये जो आपका जम्मू कश्मीर है अब ये राज्य नहीं रह गया है। ठीक। लेकिन ये आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो राज्य के ही बारे में पूछेगा, यानी किस स्टेट में है। ठीक है। तो जो आपका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर में है। यानी जो काराकोरम पास है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक। नेक्स्ट है आपको बताना है थर्ड नंबर में तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सी है, यानी आपको बताना है कि जो तमिलनाडु है उसका लोक नृत्य कौन सी है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है भारतनाट्यम, सेकंड में है कुचिपुड़ी, थर्ड में है कथक एंड फोर्थ में मोहिनीअट्टम। आपको बताना है कि भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और मोहिनीअट्टम में से तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है। तो जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक। और कुचिपुड़ी, कथक और मोहिनीअट्टम है, इनके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। और इस वीडियो में हम तमिलनाडु का लोक नृत्य के बारे में जानेंगे कि भारतनाट्यम है। ठीक। और ये बाकी के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन है। आपको उस महिला का नाम बताना है या उस भारतीय का नाम बताना है जो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम थी। ठीक। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सानिया मिर्जा, सेकंड में है शिखा टंडन, थर्ड में है शिवानी कटरिया एंड फोर्थ में है आरती साहा। तो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। यानी इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी या प्रथम भारतीय कौन है, तो आपका आरती साहा हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर में डॉक्ट्राइन ऑफ लेप। एक टर्म है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप की किसके शासन काल में प्रचलित हुआ। आपको बताना है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स है वो किसके शासन काल में प्रचलित हुआ, यानी विख्यात हुआ, यानी फेमस हुआ। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन में है लॉर्ड हार्डिंग, सेकंड में है लॉर्ड कैनिंग, थर्ड में है लॉर्ड डलहौजी एंड फोर्थ में है लॉर्ड रिपन। आपको बताना है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप है वो किसके शासनकाल में फेमस हुआ था। तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये फेमस हुआ, ये विख्यात हुआ। ठीक। प्रचलित हुआ आप कह सकते हैं। और लॉर्ड डलहौजी का जो काल था वो आपका 1848 से लेकर 1856 तक था। ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कब से कब था, 1848 से लेकर 1856 तक था। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है।
आपको बताना है प्राचीनतम यानी पुराना, कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक, सबसे पुराना वेद कौन सा है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ऋग्वेद, सेकंड में है सामवेद, थर्ड में है अजुर्वेद एंड फोर्थ में अथर्ववेद। तो जो आपका सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ठीक, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। प्राचीनतम का अर्थ होता है पुराना, ओल्डेस्ट। ठीक, नेक्स्ट है 7th नंबर, कबीर का जन्म कब हुआ था। और इस क्वेश्चन कबीर जी के बारे में मैं पूरा का पूरा आपको बता चुका हूँ। कबीर जी या हो गए गौतम बुद्ध, महावीर, जैन धर्म से पूरा रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। पिछली बार जो मैंने जीके का प्लेलिस्ट कराया था उसमें आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक, उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम, कहाँ जन्मे थे, इस सारा चीज़ करा चुका हूँ। तो आपका 7th नंबर क्वेश्चन है कि कबीर का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है कि किस ईयर में हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1017 ईस्वी में, सेकंड में है 1299 ईस्वी में, थर्ड में है 1337 ईस्वी में एंड फोर्थ में है 1425 ईस्वी में। तो जो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी जो कबीर थे इनका जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट है 8 नंबर में है बाबर द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया था। आपको बताना है कि बाबर भारत पर कितनी बार है, यानी कितने टाइम्स आप आक्रमण किया था, अटैक किया था। ठीक, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 17, सेकंड में है 19, थर्ड में है 5 एंड फोर्थ में है 1। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 5 बार आक्रमण किया था। अब चलिए एक और बताइए कि कौन था जो 17 बार एक मंदिर पर आक्रमण किया था, उस मंदिर का नाम बताइए। कौन किया था और उस मंदिर का नाम बताइए, ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिए मंदिर का नाम बता देता हूँ, सोमनाथ मंदिर था जो 17 बार लूटा गया था। और कौन था जिसने ये किया था, इसको आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट है 9th नंबर, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1527, सेकंड में है 1526, थर्ड में है 1530 एंड फोर्थ में है 1528। सो ये एक इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग को ये मालूम होगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था। अब इसका एग्जैक्ट डेट आपसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। ठीक ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था जिसमें बाबर जीत गया था। ठीक, आपसे ये पूछ सकता है कि पानीपत के जो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था उसमें किसकी जीत हुई थी, तो बाबर की जीत हुई थी। यही भी पूछ सकता है किसके किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक, जिसमें जीत हुई थी बाबर की। नेक्स्ट है 10th नंबर में आपको डीएनए का फुल फॉर्म बताना है, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। एंड आपके ये ऑप्शन है डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आपको फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है। सेकंड नंबर में डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, थर्ड नंबर में है डिऑक्सी राइब न्यूट्रल एसिड, यहां पर एसिड लिखा हुआ है। ठीक ना, एंड फोर्थ में है डेल्टा न्यूक्लिक एसिड है। तो जो आपका 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी 10th का आपका बी नंबर करेक्ट होगा। डिऑक्सी तो होता है लेकिन यहां पर राइबो छूट गया है, यहां पर डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, यहां पर डिऑक्सी राइब नहीं होता है। ठीक, राइबो होता है, RIBO, और यहां पर डेल्टा नहीं होता है, इसलिए आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका गलत है।
एंड आपका बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट है 11th नंबर। 11th नंबर में बताना है 7 पहाड़ियों का नगर के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है कि किस शहर को या किस नगर को, किस देश को 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से जाना जाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है फिनलैंड, सेकंड में है शिकागो, थर्ड में है क्यूबा एंड फोर्थ में है रोम। तो जो आपका 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 11th का आपका डी नंबर, ठीक है, ठीक। और ये इटली, रोम एक इटली में जगह है, ठीक। फिर जो ये क्यूबा है, आप जैसे हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे तो वहां पर क्यूब होता है। क्यूब में आपको ये मालूम चलेगा कि क्यूबा को बॉल ऑफ शुगर के नाम से जाना जाता है, यानी चीनी का कटोरा, ठीक। और फिनलैंड को भी वहां पर मैंने बताया है कि फिनलैंड को क्या कहा जाता है, फिनलैंड का उपनाम क्या क्या है। तो यदि आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर क्यूज हमेशा होते रहता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फिनलैंड के उपनाम क्या है, फिनलैंड के उपनाम क्या है, ठीक। जैसे इसका चीनी का कटोरा है, इसका 7 पहाड़ियों का देश या 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, या पोप का नगर भी रोम को कहा जाता है। इस तरह से है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि फिनलैंड का उपनाम क्या है। नेक्स्ट है 12th नंबर। 12th नंबर में बताना है कि मेरियाना ग्रत्ते किस महासागर में स्थित है। ये जो मेरियाना ट्रेंच है, ग्रत को इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं, ये किस महासागर में स्थित है, यानी किस ओशन में स्थित है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है प्रशांत महासागर, सेकंड में है अटलांटिक महासागर, थर्ड में है हिंद महासागर एंड फोर्थ में है अंटार्कटिक महासागर। तो जो आपका 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी पैसिफिक ओशन में आपका मेरियाना ट्रेंच स्थित है, यानी मेरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है, ठीक। अब इसका मेरियाना ट्रेंच के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं। तो इसका जो गहराई है वो 11,033 मीटर है, ये आप नोट कर सकते हैं। 11,033 मीटर ये इसका गहराई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर। 13 नंबर है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है अराकोवा, सेकंड में है टेम्स, थर्ड में है हडसन, फोर्थ में है राइन। तो जो आपका 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है न्यूयॉर्क, ठीक। बाकी सबके भी देख लेते हैं ऑप्शन। जो अराकोवा है, अराको इस ये जितना भी ये नाम है आपका अराकोवा, टेम्स, हडसन, ये सारे के सारे नदी हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि अराकोवा नदी के किनारे कौन सा, मैं लिख दे रहा हूं, अराकोवा नदी के किनारे कौन शहर बसा है। तो आपका हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो है जो अराकोवा नदी के किनारे बसा हुआ है। टेम्स बताना है कि जो टेम्स नदी है वो टेम्स नदी के किनारे कौन बसा है, कौन शहर बसा है। तो आपका लंदन हो जाएगा, ठीक। आप इसे भी नोट कर लीजिए। हडसन नदी के किनारे आपको तो मालूम चल गया कि न्यूयॉर्क बसा है। राइन है, ये एक फेमस नदी है, राइन है, ठीक। तो बताना है कि राइन नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा है। तो जर्मनी का एक शहर है बोन, जर्मनी का एक शहर है बोन, यही बसा हुआ है, बोन बसा हुआ है, ठीक है। आप यहां पर लिख लीजिएगा ये जर्मनी है, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। अराकोवा नदी के किनारे कौन बसा है, टोक्यो। टेम्स नदी के किनारे लंदन, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क, और राइन नदी के किनारे बोन्स, जो कि जर्मनी का एक शहर है। नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 नंबर में बताना है लीबिया का करेंसी क्या है। लीबिया का करेंसी क्या है, यानी लीबिया का मुद्रा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में ए नंबर में दिनार, सेकंड 2 नंबर में है आपका डोबरा, सी नंबर में फ्रैंक एंड डी नंबर में पीसो। लीबिया का करेंसी दिनार, डोबरा, फ्रैंक या पीसो में से कौन सा है, ए बी सी और डी कौन सा करेक्ट होगा। तो जो आपका 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब लीबिया आया है तो लीबिया का जो कैपिटल है वो आपका हुन हो जाएगा, ठीक। आपका ये कैपिटल है।
ठीक, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर है हुसैन सागर झील। एक झील का नाम है हुसैन सागर, भारत के किस राज्य में स्थित है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर, सेकंड में है उड़ीसा, थर्ड में है केरला एंड फोर्थ में है आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कि जो हुसैन सागर झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका SW क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसका कमेंट आप बता सकते हैं टेलीग्राम पर भी, या कमेंट करके यूट्यूब पर जो आपका लिंक आएगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताना है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। आपको उस नदी का नाम बताना है जिसके किनारे सूरत बसा हुआ है। आपका फर्स्ट ऑप्शन में है तुंगभद्रा, सेकंड में है ताप्ती, थर्ड में है सिप्रा, सिप्रा एक नदी का नाम है, एंड फोर्थ में है नर्मदा। आपको बताना है कि सूरत तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है, ताप्ती नदी के किनारे बसा है, सिप्रा नदी के किनारे बसा है, या नर्मदा नदी के किनारे बसा है। ठीक, तो आपको बताना है कमेंट करके इसका आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर पिन कर दूंगा, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक, सो मैं आशा करता हूं कि आपको इसमें से कितना आया ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना आपको पहले से मालूम था और कितना आप इसमें से नए सीखे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।